नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। विस्फोट में हम हाजिर हैं दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल के साथ। देंगे जानकारियां हर वॉर फ्रंट को लेकर। शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो टॉप स्टोरीज क्या है जिनको लेकर हम आपको जानकारी देने वाले। सबसे पहले वो जरा आपके सामने रखते हैं। विस्फोट में स्टोरी नंबर 1, जहां हम बात करेंगे हार के बाद भी जीत रहे ईरान। वो ईरान जिसे अमेरिका और इजराइल ने कम करके आंका, और जिस देश में अमेरिका और इजराइल ने 10,000 से ज्यादा जगहों पर बम भी गिराए, उस ईरान की मिसाइलें और ड्रोन ने ऐसा वार किया कि अमेरिका और इजराइल टेंशन में आ गए। इजराइल को लगभग बर्बाद होने की कगार पर पहुंचा दिया गया। इजराइल की यरूशलेम की बात करें, तेल अवीव की बात करें, हाइफा की बात करें, इन तमाम शहरों में तबाही देखी गई। डिमोना जैसी सबसे सुरक्षित साइट भी मिसाइलों से बच नहीं पाई। वो भी तस्वीरें आपके सामने। आज इजराइल की बर्बादी की हर एक स्टोरी डिकोड करते हुए आपको बताएंगे। स्टोरी नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो वॉर फ्रंट खुला है, यहां जीत आसान नहीं है। इस जीत में कई दांव पेच है। अमेरिका की रणनीति को लेकर के इसमें विस्तार से जानकारी आपको देंगे। अमेरिका ने ईरान के पावर सेंटर्स पर हमले की चेतावनी दी, फिर उस डेडलाइन को पहले 5 दिन और फिर 10 दिन तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का भी तर्क दिया गया। कहा गया कि ये बातचीत का मसला जो है उसके जरिए सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या वास्तव में अमेरिका बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहता है? खबर है कि अमेरिका इस आड़ में एक और खतरनाक प्लान पर काम कर रहा है। तो क्या अमेरिका एक बार फिर से धोखा देने का काम करेगा? क्या यह कोशिश धोखेबाजी की, चालबाजी की एक दफा फिर से अमेरिका की है? बताएंगे इसको लेकर के भी हर एक जानकारी। अब बात करते हैं स्टोरी नंबर 3 की। अमेरिका और ईरान जंग को खत्म करना चाह रहे हैं। दोनों ही ये जानते हैं कि इस जंग में किसी को कुछ हासिल होने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी दोनों ही देश अपनी अपनी शर्तों पर बातचीत करना चाहते हैं, अपनी अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं। और दोनों ही देशों की शर्तें ऐसी हैं जो दूसरे पक्ष को कतई मंजूर नहीं है, और ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो मंजूर करें। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये वार्ता सफल होगी? तो आइए शुरू करते हैं आज के सफर की और आपको दिखाते हैं जंग के मैदान की हर अहम खबर इस खास कार्यक्रम में। तो बात हम करें मिडिल ईस्ट में महासंग्राम को लेकर। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान के पलटवार से इजराइल दहल उठा है और हालात ये हो गए हैं कि अब इजरायली सेना अपने बेहद मुश्किल दौर में पहुंच रही है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर दर्शकों इस बीच ये कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान हवाई अड्डे पर हमला हुआ है और ईरान ने मिसाइल अटैक से जासूसी वाले विमान को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। 70 करोड़ यूएस डॉलर का जासूसी विमान तबाह हो गया है, पर खच्चे उड़ गए हैं। अमेरिकी E-3 वॉक्स एयरक्राफ्ट हमले में तबाह हुआ है। खतरों पर नजर रखता था ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट, और बताया जा रहा है E-3 वॉक्स महायुद्ध में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकता है। अब जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जल्दी से। तस्वीरें किस तरीके की सामने आई है, अब आप देखिए। ये जो विमान है, ये कहा जा रहा है जासूसी के लिए यूएस की जो मिलिट्री है वो इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन इसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, तबाह कर दिया। अब देखिए परखच्चे किस तरीके से इस विमान के उड़ गए, और ये पूरा मलबा जो विमान का आपको एकत्र नजर आ रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप में यूएस एयरफोर्स का ये एक जंगी बेड़े का बहुत अहम जो रुख है, एक अहम इंपॉर्टेंट कड़ी है, जिसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। अब इसके जरिए संदेश क्या देने की कोशिश की गई है, अगर उसका आंकलन करें तो सीधे तौर पर ये जो विमान है जिसे इस्तेमाल किया जाता था स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए,
ईरान के खिलाफ इस विमान का इस्तेमाल बहुत हद तक किया गया और ये कहा गया कि इसके बाद इसे तबाह करने की कोशिश की गई। अब आप देखिए E3 वॉक्स महायुद्ध में कितना बड़ा नुकसान यूएस के लिए साबित हो सकता है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कि ये पूरा जो मलबे का ढेर आपको नजर आ रहा होगा, ये विमान जो इस वक्त मिट्टी में दिखाई दे रहा है आपको, पूरी तरीके से खत्म और तबाह, ये कहीं ना कहीं दर्शा रखा है कि ईरान के मंसूबे अब यूएस के मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल उस जंगी बेड़े में से जो मिसाइलें और जो विमान निकल रहे हैं, उन तमाम चीजों को डिस्ट्रॉय करना भी शामिल हो गया। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां अमेरिका ईरान पर कर रहा ताबड़तोड़ हमले, लगातार बैक टू बैक अमेरिका ईरान को कटघरे में खड़ा कर रहा है और मिसाइल केंद्रों को अब निशाना बनाते हुए अमेरिका हमले कर रहा है। हमलों से तबाह किया है तमाम ठिकानों को और आपको बता दें IRGC के ठिकानों को निशाना बनाते हुए, टारगेट करते हुए ये अटैक सटीक तौर पर प्लान किए गए। आतंकवाद के खिलाफ एक ऐतिहासिक हमला इसे अमेरिका करार दे रहा है, यानी कि सीधे तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि इसे आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम का रूप दिया जाए। ये दो बड़ी तस्वीर, ये दो बड़ी खबरें इस वक्त आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, दिखाता है कि इस वक्त ये महासंग्राम क्यों कहा जा रहा है, इसे मेगा युद्ध की तस्वीर क्यों दी जा रही है और महाजंग जिसे कहा जा रहा है उसका जीता जागता नमूना ये तस्वीर आपको दिखाते हुए नजर आएंगी। जहां एक तरफ आप देखिए यूएस का ये जो स्पाई करने वाला विमान, जो जासूसी करने वाला विमान है, ईरान ने उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और दूसरी तरफ आप देखिए IRGC को लेकर किस तरीके के दावे जो है अमेरिका कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ एक ऐतिहासिक हमला इसे बताया। आप समझिएगा स्ट्रेटेजी इसमें क्या है। यूएस ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी कीमत पर ईरान को आगे एक बूस्टअप ना मिले और किसी भी कीमत पर अगर ये बूस्टअप मिलता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए एक बड़ी सिरदर्द साबित हो सकता है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, ईरान का तेल अवीव पर बड़ा हमला। ईरान का तेल अवीव पर यानी कि राजधानी पर यह टारगेट करना, इजराइल की टारगेट अगर कहा जाए इजराइल के कैपिटल को टारगेट करना क्या दिखाता है। तेल अवीव में तबाही का मंजर दिखाई दिया, ईरान ने शहर को जमींदोज कर दिया। ये तस्वीरें सामने आ रही है, तस्वीरें अब जरा जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। अब आप देखिए तेल अवीव को कैसे टारगेट किया गया है। ये तमाम इमारतें जो आपको दिखाई दे रही होंगी खंडहर में तब्दील जो है वो होती भी नजर आ रही हैं और खास तौर पर ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से तो देखा आपने किस तरीके से ये जो तस्वीरें सामने आ रही है ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, दिखाता है कि इन इमारतों को कैसे खंडहर में तब्दील किया गया। आपको ये फुल जो है 360 व्यू आपको दिखा रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से इस बात का क्लियरेंस मिलता है कि यहाँ पर जो तबाही मची है, जो इस वक्त बारूद यहाँ पर बरसाया गया है, उसका किस तरीके से परिणाम निकला है। आप इन इमारतों को देखेंगे तो इन इमारतों को किस तरीके से ढहा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ कालीख यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी और इसके जरिए कोशिश ये की जा रही है कि कीमत यहाँ पर ईरान चुकाए और आतंकवाद का नजरिया देख करके आतंकवाद के पर्सपेक्टिव पर ईरान को घेरा जाए। एक विशेष रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए। ईरान के अहम ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। अमेरिका और इजरायल का पहला निशाना बने अयातुल्लाह अली खामेनेई। अमेरिका और इजरायल को पूरी उम्मीद थी कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान टूट जाएगा, नेतृत्व खत्म होने के बाद ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका और इजरायल टेंशन में आ गए। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर एक भी मिसाइल दागी गई तो पलटवार बहुत भीषण होगा।
ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अरब जगत में मौजूद अमेरिका के बेस और इजरायल को तबाह कर दिया जाएगा, और ईरान ने अपनी बात पूरी भी कर दी। ईरान के हमलों से इजरायल का जरा जरा कहराने लगा। इजरायल के फाइटर जेट्स उड़ान तो भर रहे हैं, लेकिन उनमें भी खौफ है कि कहीं ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें या ड्रोन उनका शिकार ना कर लें। ईरान की मिसाइलें इजरायल के अलग अलग शहरों को शमशान बनाने में लगी हैं। ऊंची ऊंची इमारतें अब समतल होती जा रही हैं। राजधानी यरूशलेम हो, तेल अवीव हो, पोर्ट सिटी हाइफा हो या न्यूक्लियर फैसिलिटी डिमोना, जगह अलग अलग है, लेकिन तस्वीर एक जैसी है। हर जगह आग का गुबार उठता है और फिर तबाही का मंजर दिखता है। इजरायल ईरान को तबाह करने के चाहे कितने दावे कर ले, लेकिन मीडिया में आ रही तस्वीरें उसके दावों को तार तार कर रही हैं। हर तस्वीर ईरान के पलटवार को बयां कर रही है, उसके भीषण गुस्से की गवाही दे रही हैं। इजरायल में हुई तबाही का अंदाजा और उसे हुए नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद IDF प्रमुख ये मान रहे हैं कि सेना में अब दम नहीं बचा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कैबिनेट की बैठक में IDF प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीन ने माना कि सेना को बहुत भारी नुकसान हुआ है और अगर सैनिकों की कमी का जल्द ही कोई हल नहीं निकाला तो व्यवस्था चरमरा सकती है। साफ है कि इजरायल की व्यवस्था चरमरा रही है। वो जीतने के दावे चाहे कितने कर ले, लेकिन तबाही इजरायल की गलियों में भी पसरी हुई है। मिडिल ईस्ट में जंग और इसका दंश IDF और इजराइल को भी भुगतना होगा, इस बात के प्रमाण यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। इजराइल के तेल अवीव के साथ साथ हाइफा में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। युद्ध के विरोध में सड़कों पर हजारों लोग उतरे हैं। पुलिस ने 18 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और यह बताया जा रहा है कि इस जंग का सिरे से यहां पर ये लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। तस्वीरें यहाँ पर किस तरीके से नजर आ रही हैं, यहाँ जो लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, किस तरीके से यहाँ पर लोग एकजुट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर विरोध इस बात का किया जा रहा है कि ईरान के हमले का दंश जो है इजराइल के जो निवासी है, जो सिविल लोग हैं, वो क्यों इसका जो खामियाजा है वो भुगत रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाने के लिए काफी है कि देश के भीतर भी अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं और खास तौर पर पुलिस को लेकर जानकारी मिल रही है। पुलिस ने 18 प्रदर्शनकारियों को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट भी कर लिया है और ये जो पूरे प्रदर्शन की तस्वीर है ये सिर्फ और सिर्फ तेल अवीव में नहीं, ये तस्वीर हाइफा में भी सामने आई, जहां पर बीते दिनों बड़ा अटैक सामने आया था ईरान का। और ये तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि पूरे देश भर में अब एक तरह से कहा जाए कि धड़ल्ले से ये आवाज उठाई जा रही है कि किसी भी तरीके से इस जंग को रोका जाए। इस जंग में इजराइल जो कूदा है वो अपने आप को बाहर निकाले। IDF को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कम से कम इस तस्वीर को देखकर इस बात का आंकलन लगाया जा सकता है। और यहाँ पर लोगों का यह भी कहना है कि युद्ध जो है कहीं ना कहीं बड़ा दंश दे सकता है सिविल लोगों को और खास तौर पर ईरान की तरफ से जो सटीक हमले हो रहे हैं उसका जो दंश है वो इजरायली लोग, आम नागरिक जो है वो आगे उठाने के लिए मजबूर होंगे। ईरान के हमलों से इजराइल दहल रहा है। ईरान अपनी बेहद घातक मिसाइलों से इजराइल पर बैक टू बैक हमले कर रहा है। आपको दिखाते हैं और बताते हैं। इसके साथ इस डिटेल में आपको हम समझाएंगे कि ईरान की कौन कौन सी मिसाइलें हैं जो इजराइल में इस वक्त तबाही मचा रही है। देखिए, ईरान की मिसाइल्स ने इजराइल में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को बौना साबित कर दिया। आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे सिस्टम इजराइल में हो रही तबाही को चुपचाप देखने को मजबूर हैं। ईरान इजराइल में क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल से हमले कर रहा है।
इन मिसाइल्स में लगा वॉरहेड हवा में फटता है और हवा में कई छोटे छोटे बम रिलीज कर देता है, जिसके बाद ये बम अलग अलग टारगेट को तबाह कर देते हैं। 我说那是什么东西啊？ एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बमों को रोकने किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। ईरान ने अब तक जंग में सबसे आधुनिक और विनाशकारी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। ईरान ने फतेह 2 मिसाइल से इजराइल पर हमला किया। ये मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV तकनीक से लैस होती है, जो मैक 15 की रफ्तार से अपने टारगेट पर अटैक करती है। खबरों की माने तो इस मिसाइल ने टेल अवीव और नेगेव के सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने इजराइल पर होर्मुज शहर 4 मिसाइल से भी हमला किया। ये मिसाइल तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह कर सकती है। इसका 1500 किलोग्राम का वॉरहेड दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। ईरान की खैबर शिकन मिसाइल इजराइल के लिए बेहद विनाशकारी साबित हो रही है। लगभग 1450 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलती है, साथ ही हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है, जिसकी वजह से इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। ईरान ने नेवातिन और तेलनोफ जैसे एयरबेस पर हमलों के लिए गाद्र और इमाद मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। इसके अलावा सॉलिड फ्यूल वाली सेजिल मिसाइल से भी इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई गई। ईरान के शाहिद ड्रोन इजराइल को तबाह कर रहे हैं। ईरान हजारों कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल के डिफेंस सिस्टम को एंगेज करने के लिए कर रहा है। ईरान और इजराइल पर ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो हवा में फूटकर अपने क्लस्टर से कई छोटे छोटे बम निकालती है। अब आइए आपको बताते हैं इन मिसाइलों के बारे में और पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। मिसाइल हवा में खुलकर छोड़ती है छोटे छोटे बम। ईरान की खतरनाक मिसाइलों में इस जंगी बेड़े में हर छोटे बम में तकरीबन 7 किलोग्राम विस्फोटक होता है। साल 2008 से अगर कहा जाए, साल 2008 में 100 से ज्यादा देशों के बीच समझौता हुआ था और क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल और प्रोडक्शन पर रोक लगी। यूएस, इजराइल और ईरान इस समझौते में शामिल नहीं, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर कई दफा क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया और ये आरोप भी बड़े तौर पर यूक्रेन लगा चुका है। इजराइल को ईरान के बड़े पलटवार का अंदाजा पहले से ही था, लिहाजा उसने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए थे और बताया जा रहा है कि अहम ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई। अब आइए आपको बताते हैं कि इजराइल ने अपने अहम ठिकानों पर कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। वो कौन कौन सी तस्वीर रही जिसके जरिए कोशिश की गई रोकने की। नेवातिम एयरबेस पर आयरन डोम और खास तौर पर आपको बता दें, यहां कोशिश की गई थी इजराइल के द्वारा कि इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इन्हें नेस्तनाबूद किया जाए। अब बात ओव द एयरबेस की करें तो यहां पर एरो, साथ ही डेविड स्लिंग रडार सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से काम किया गया। और इसके साथ साथ आपको बता दें, ओरेन अदीर रडार बेस को लेकर जानकारी मिली, जहां पर बेहतरीन अंदाज में एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काम करता है। डेविड स्लिंग और खास तौर पर एरो आयरन डोम को लेकर यहां की तस्वीर जो है पुख्ता नजर आई। सुरक्षा के पैमाने को लेकर यहां पर इंतजाम इस तरीके से किए गए। हाइफा डेविड स्लिंग और इसके जरिए एरो आयरन डोम जो है वो पूरी तरीके से यहां पर काम करता हुआ नजर आया और एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योर करने के लिए ये कोशिश की गई थी इस एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से हर एक हमले को निष्क्रिय किया जाए, इंटरसेप्ट किया जाए। तेल अवीव में डेविड स्लिंग, एरो आयरन डोम और खास तौर पर इन तमाम जो इलाके हैं जहां पर आयरन डोम को लेकर तस्वीर मिली और खास तौर पर इन तमाम प्रयासों से ईरान द्वारा बैक टू बैक, चाहे वो क्लस्टर बम्स का सिलसिला हो, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हो, इन तमाम हमलों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। ईरानी संस्थानों पर हमलों के बाद IRGC की चेतावनी सामने आ रही है
और ये चेतावनी वार्न करते हुए स्पष्ट रूप में यूएस इजराइल को दी गई है। यूएस इजराइल की यूनिवर्सिटी को टारगेट की चेतावनी दी गई है, यानी ईरान जो है अब स्पष्ट रूप में सामने आते हुए ये पक्ष रख रहा है कि अगर इसी तरीके से ये हमले होते रहे तो ईरान अब सिविल लोगों को टारगेट करेगा, यूनिवर्सिटीज को टारगेट करेगा। पश्चिम एशिया में मौजूद यूनिवर्सिटी को IRGC की धमकी मिली है और स्पष्ट रूप में यह कहा गया है कि अब अगला टारगेट ये यूनिवर्सिटी होगी। अगर यही आगे तस्वीर बनती है, इसी तरीके की कोशिश की जाती है और मौजूदा हालात में वर्तमान समय में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उस पर काम नहीं किया जाता है तो पश्चिम एशिया में मौजूद इस यूनिवर्सिटी को अब टारगेट किया जाएगा और अगला हमला अब इसी यूनिवर्सिटी में होगा, जिसके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि यहाँ स्पष्ट रूप में यहाँ ये प्रयास किए जा रहे हैं, ईरान हर एंगल पर रोकने की कोशिश अमेरिका इजराइल को कर रहा है। अमेरिका ने इजराइल के पावर प्लांट्स पर हमले की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। इस बीच अमेरिका एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। आखिर कौन सा है वो ऑपरेशन, आपको समझाते हैं और बताते हैं। ईरान के साथ जंग में अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप अब इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो नए नए बहाने खोजते रहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमलों की डेडलाइन को पहले 5 दिन के लिए बढ़ाया था। अब उन्होंने हमलों की प्लानिंग को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया है, यानी अवधि 6 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके लिए तर्क भी दिया है। उन्होंने कहा कि कदम तेहरान की गुजारिश पर उठाया गया है। ये विराम युद्ध बढ़ने के बाद से ईरान के ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाने वाले अमेरिकी हमलों में पहली औपचारिक ढील है। माना जा रहा है कि इससे कूटनीति के लिए जगह मिल सकती है। ये घोषणा ईरान के बुनियादी ढांचे, जिसमें प्रमुख तेल और ऊर्जा सुविधाएं शामिल हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को बहुत कीमती तोहफा भेजा है। उन्होंने कहा कि ईरान ने हॉर्मुज से 10 तेल टैंकर पार कराने की इजाजत दी है। इनमें से 8 जहाज जल्द ही अमेरिका के लिए रवाना होंगे। ट्रंप का दावा है कि ईरान अब समझौते के लिए तैयार है और आपसी दुश्मनी खत्म करके युद्ध का खतरा टाला जा सकता है। इस बीच खबर है कि अमेरिका इस समय का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कर सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने पर विचार कर रहा है। पेंटागन ने पहली बार पुष्टि की है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में ड्रोन स्पीड बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर है कि अमेरिका टेंशन में है और अमेरिका हर हाल में संकट से निकलने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान स्थिति में ये तो क्लियर है कि अमेरिका डबल गेम खेल रहा है और डबल क्रॉस करते हुए, चाहे इसमें इजराइल हो, ईरान हो, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं अमेरिकी फर्स्ट को लेकर, जो उनका रुख है, जो नीति है, उसे आगे बढ़ाने की। लेकिन अमेरिका का आगे प्लान क्या है? और ये डबल गेम जिसमें कहा जा रहा है, एक तरफ जहां कोशिश की जा रही है बातचीत के जरिए संघर्ष विराम करने की, और दूसरी तरफ इसका मुकाबला जो है एक साजिश के तौर पर देखा जा रहा है, यानी कि इस बातचीत बनाम संघर्ष को लेकर के जिसमें तस्वीर प्लान की जा रही है, एक तैयारी की जा रही है, जिसमें अमेरिका कैसे काउंटर करेगा, ईरान को कब्जा कैसे करेगा, ईरान पर अपनी हुकूमत कैसे चलाएगा। अब चलिए जल्दी से आपको बताते हैं अमेरिका का प्लान क्या है। अमेरिका का प्लान खर्ग, जिसको एक और जो रूप दिया जा रहा है। ईरान में अमेरिका के 3 प्रमुख लक्ष्य है, लक्ष्य जो यहाँ पर सेट किए गए हैं, गोल्स। यहाँ पर पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना।
यहां पर आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक ऐसा पैसेज, एक ऐसी जगह, एक ऐसा क्षेत्र जहां से पूरी दुनिया को तेल आपूर्ति की तस्वीर बनती है। वहीं से दुनिया भर का 20% जो है तेल गुजरता है और यही को कहा जा रहा है ईरान एक चाबी के तौर पर, एक ऐसा चाबी जिसके तौर पर इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका को, जिसके जरिए पूरी तरीके से विफल करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। वो जो हमले उन्होंने प्लान किए, अमेरिका द्वारा जो हमले किए गए, वो कोशिश यहां पर निष्क्रिय करने की कोशिश ईरान ने की। लेकिन पहला टारगेट जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना, इसके साथ दूसरा टारगेट, सेकंड टारगेट ये है कि खार्ग आइलैंड पर कब्जा किया जाए। खार्ग आइलैंड पर कब्जा अमेरिकियों का हो, खार्ग आइलैंड पर कब्जा डोनाल्ड ट्रंप का हो और खार्ग आइलैंड जो है वो चले, वहां पर हुकूमत, वहां पर दबदबा, वहां पर पावर बेस अमेरिका का हो, जिसके जरिए पूरी दुनिया को कहा जाए तो कंट्रोल किया जा सकता है। तेल की सप्लाई चेन को, मैरीटाइम को कंट्रोल करने की कोशिश अमेरिका यहां पर करते हुए नजर आ रही है। और तीसरा टारगेट यहां पर सबसे स्पष्ट रूप में, जहां ईरान के अंडरग्राउंड एटमी ठिकानों में ग्राउंड ऑपरेशन, यहां फिलहाल प्लान खार्ग में सामने आ रहा है, जहां कहा जा रहा है कि एक पूरी सेना की बड़ी तिगड़ी को तैयार किया जा रहा है और ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए अब इन्हें पूरी तरीके से ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और ईरान को काउंटर करने के लिए, खार्ग को काउंटर करने के लिए अंडरग्राउंड ऑपरेशंस एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब भेजा गया है यूएसएस बॉक्सर, यानी कि पूरी तरीके से प्लानिंग यहां पर अब कर ली गई है। चाहे वो दिखाए, ये तस्वीर बताए पूरी दुनिया को कि हम बातचीत के टेबल पर बैठकर इस मसले को सुलझाना चाहते हैं, संघर्ष विराम करना चाहते हैं, लेकिन यूएसएस बॉक्सर क्यों भेजा गया? फिर यूएसएस बॉक्सर पर मौजूद है 2500 नौसैनिक। अब ये आप नंबर्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा, इतने बड़े तौर पर अगर यहां पर सेना की तैनाती, यहां पर नौसैनिकों को जोड़ा गया है, यानी आगे आने वाला जो प्लान है वो खतरनाक है और बहुत चिंताजनक साबित हो सकता है ईरान के लिए। यूएसएस त्रिपोली पर तैनात है तकरीबन 2200 नौसैनिक। अब आप देखिए अलग अलग युद्धपोतों पर किस तरीके की तैयारी की गई है और यहां पर हर मोर्चे पर विफल करने की कोशिश ईरान को की जा रही है। यूएसएस त्रिपोली पर तकरीबन 2200 नौसैनिकों को तैनात करने के साथ साथ प्लान खार्ग पर संपूर्णतः कंट्रोल, संपूर्णतः कब्जा करने की अमेरिका की सामने आ रही है। यूएस आर्मी के करीब 3000 पैरा ट्रूपर्स भी भेज दिए गए हैं। पैरा ट्रूपर्स जो कि ग्राउंड ऑपरेशंस के साथ साथ हवा का इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड ऑपरेशंस को सफल बनाते हैं। आपने देखा होगा अमूमन जब इसी तरीके की तस्वीर सामने आती है, जंगी जब तस्वीर रहती है, उस दौरान पैरा ट्रूपर्स एक ऐसी भूमिका निभाते हैं जो कि सामने से सटीक तौर पर दुश्मन को सामना करते हुए उन्हें विफल करने की कोशिश करते हैं। ये पैरा ट्रूपर्स जिनकी तैनाती 3000 की संख्या में किए गए, जिनको भेज दिया गया है यूएस आर्मी द्वारा, ये आगे खेल बिगाड़ सकते हैं ईरान का। और 150 से ज्यादा फाइटर जेट वॉर रेडी कर दिए गए हैं, वॉर रेडी मोड में, एक्टिव मोड में बताए जा रहे हैं। ये जब भी कहा जाए स्थिति को लेकर के तस्वीर बनती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि अमेरिका इसे काउंटर कर ना पाए, तो ये कहा जाए कि ट्रिगर भर दूर है, ट्रिगर दबते ही इसे कोशिश किया जाएगा और ईरान को पूरी तरीके से विफल इसमें कर दिया जाएगा। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, इजराइल में युद्ध के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और युद्ध के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग बताए जा रहे हैं और लोगों में पीएम नेतन्याहू और आईडीएफ से बड़ी मांग यहां पर लोग रखते हुए नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जंग में सिविल लोगों को क्यों यहां पर धकेला जा रहा है। ईरान से युद्ध को तुरंत समाप्त करने की मांग यहां पर पीएम नेतन्याहू से और खास तौर पर आईडीएफ से करते हुए ये तमाम लोग नजर आए हैं। जरा जल्दी से तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। तस्वीरें आप देखिए यहां पर किस तरीके की नजर आ रही है और खास तौर पर ये तस्वीरें बताने के लिए और दिखाने के लिए स्पष्ट रूप में काफी है कि आईडीएफ के प्रति, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रति ये गुस्सा जो फूटा है लोगों का। लोग कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसे रोका जाए, प्रयास किया जाए, यूएस के हमले जो है जारी रहे, लेकिन इजराइल इसमें अपनी भूमिका पीछे करते हुए नजर आए। ये तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे, ये जो बड़ी संख्या में लोगों का ये हुजूम है, ये इकट्ठा हुआ विरोध प्रदर्शन के लिए, विरोध जताने के लिए पीएम नेतन्याहू से सीधी
दो टूक मांग है इस जंग को समाप्त किया जाए और इसमें इजराइल की जो संलिप्तता है उसको खत्म किया जाए। ये इंक्लूजन इजराइल का होना ही नहीं चाहिए और ये लोग एक एक करके यही मांग रखते हुए नजर आए। आपको यहाँ पर नजर आ रही है महिलाएं भी हैं, यहाँ पर युवा जो लोग हैं वो खास तौर पर, ये देखिए एक और तस्वीर जरा जल्दी से देखिए, यहाँ पर आपको झंडे नजर आ रहे होंगे, बैनर पोस्टर लेकर लोग पहुंचे हुए हैं और ये सीधे सीधे मांग रखते हुए वहां की रेजिम के सामने कि किसी भी कीमत पर इस महासंघर्ष को रोक दिया जाए, क्योंकि इसका दंश जो है इजरायली लोग चुका रहे हैं। हमने देखा डिमोना पर कैसे अटैक हुआ, हमने देखा रात पर कैसे अटैक हुआ, हमने देखा कि हाइफा पर किस तरीके की तस्वीर यहाँ पर पेश की गई। अब ये प्रोटेस्टर्स जो है इकट्ठा होकर एकजुट होकर इसी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस के हमले हो रहे हैं, होने दिए जाए, सुपर पावर जो कोशिश कर रहा है वो होने दिए जाए, लेकिन इस बीच इजराइल की मौजूदगी, इजराइल की इसमें इंक्लूजन पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए और ये जंग जो है वो रुकनी चाहिए। ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है। मुस्तफा खामनेई ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए सचिव की नियुक्ति कर दी है। आखिर ये झटका कैसे है, आइए आपको बताएं। जंग की शुरुआत में ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान को कम करके आका। नतीजा ये हुआ कि आज पूरा अरब जगत और इजराइल जंग की आग में झुलस रहा है और खतरा यूरोप से लेकर अमेरिकी धरती तक पहुंच चुका है। एक बार फिर अमेरिका को ईरान ने बड़ा झटका दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बातचीत की बात कही तो ईरान ने साफ कर दिया कि समझौता सिर्फ मुज्तबा के इशारों पर होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सीजफायर करने के लिए अमेरिका ने एक प्लान तैयार किया है। इसमें ईरान के कट्टरपंथी नेता मोहम्मद बाघेर गालिबफ को साधना सबसे महत्वपूर्ण था। अमेरिका गालिबफ को साधकर अपना हित साधना चाह रहा था। इस बीच मुज्तबा खामनेई ने बाघेर जोल कद्र को सर्वोच्च परिषद का सचिव नियुक्त कर दिया। माना जा रहा है कि इस फैसले से मुज्तबा ने यह बताने की कोशिश की है कि ईरान किसी शख्स के इशारे पर नहीं चल रहा। यहाँ सारे फैसले एक सिस्टम के जरिए ही लिए जाएंगे। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर प्लान पर पानी फेर दिया है। खबरों के मुताबिक अमेरिका की कोशिश गालिबफ के नाम को ईरान के सर्वोच्च नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की थी। ट्रंप प्रशासन को लग रहा है कि गालिबफ अब एकमात्र मजबूत नेता है जिनकी पकड़ ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स में है। माना जा रहा है कि मुज्तबा खामनेई ने बाकेर की नियुक्ति से एक संदेश देने की कोशिश की, वो ये कि ईरान का पूरा सिस्टम एक्टिव है और मुज्तबा इस सिस्टम को लीड कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने तय किया था कि ईरान में जो सबसे पावरफुल नेता है उसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए। इसके लिए ट्रंप प्रशासन ने गालिबफ का नाम तय किया था। गालिबफ से सीधे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बात करनी थी। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि गालिबफ से बात कब की जाएगी। अमेरिका की शांति वार्ता की बात के बीच जोल कद्र की नियुक्ति से अमेरिका को झटका लगेगा या ये झटका ईरान को बहुत भारी पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस जंग के हर मोड़ में एक चर्चा जो सबसे ज्यादा तेज थी वो ये चर्चा थी कि आखिर ये जासूस है कौन और कौन है जो इंटेल्स लीक कर रहा है। ईरान की टॉप लीडरशिप को लेकर एक एक जानकारी मुहैया करवा रहा है अमेरिका और इजराइल को, और गालिबफ का नाम इसमें टॉप नेम्स में शामिल है। और खास तौर पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से गालिबफ को साथ कर सीधे तौर पर अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी भी कीमत पर वहां की हर एक हलचल पर नजर रखते हुए, उसकी जानकारी रखते हुए ईरान पर सटीक हमले किए जाए और ईरान की कमर तोड़ दी जाए। लेकिन इस बीच मोहम्मद बाकेर जोल कद्र
जिनको कमान सौंप दी गई है, अब इन्हें कमान सौंपने के बाद ईरान को कैसे अलग तस्वीर बनाते हुए देखा जाएगा, ईरान इसे कैसे बूस्टर प्लान के तौर पर लेता है। अब चलिए जल्दी से आपको बताते हैं कौन है मोहम्मद बाकेर जोलकाद्र। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव है और खासतौर पर आपको याद होगा लारीजानी, जिसके मारे जाने के बाद कहा गया कि लीडरशिप खो गई है, कोई कॉल लेने के लिए नहीं है, कोई बताने के लिए काफी नहीं है कि नेतृत्व कौन करेगा, कौन आगे बढ़कर हमलों की स्ट्रैटेजी बताएगा। अली लारीजानी की मौत के बाद ये सचिव बनाए गए और खास तौर पर बाकेर जोलकाद्र जो है साल 1954 में ईरान के फासा शहर में इनका जन्म हुआ। ये इनके इतिहास से हम जुड़ी जानकारी आपको बता रहे। तेहरान यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बैचलरेट डिग्री इनके पास है। साथ ही आपको बता दें 1978 में एक यूएस इंजीनियर और तेल कंपनी के मैनेजर की इन पर हत्या करने का आरोप भी लगा था और यहीं से कड़ी जोड़ती है अमेरिका के साथ पुरानी दुश्मनी को लेकर। यूएनएससी के प्रस्ताव 1747 के तहत प्रतिबंधित सूची में इनका नाम शामिल किया गया था। ये उस लिस्ट में भी थे जो यूएस ने पूरी तरीके से बैन किए थे। ईरान इराक युद्ध के दौरान जोलकाद्र ईरान के टॉप कमांडरों में शामिल थे। ये कहा जाता है बेहद करीबी थे और ये खास तौर पर लारीजानी के करीबी बताए जाते हैं, बहुत ज्यादा विश्वसनीय बताए जाते हैं। मिलिट्री डिवीजन रमजान गैरिसन के सह संस्थापक कमांडर थे और खास तौर पर ये नेतृत्व और जो कहा जाता है कि कॉल लेने की क्षमता जिस कमांडर के पास हो, जिस लीडर के पास हो, ये वो भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य रूप से ईरान के बाहर गतिविधियां चलाता था रमजान गैरिसन और ये कहा जा रहा है कनेक्शन इसके जरिए यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। बाकेर जोलकाद्र जो अभी सचिव है इस पूरे प्लान में टॉप कमांडर्स के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। IRGC की विदेशी शाखा कुद्स फोर्स की नींव बना और आपको बता दें रमजान गैरिसन जो है कुद्स फोर्स की नींव बना था। इसके बाद इस शाखा को आगे लीड किया था और इसके कहा जाए बेस को लेकर के इसे स्थापित करने को लेकर के हर एक प्रोसेस, हर एक हलचल, हर एक मूवमेंट पर नजर थी। इराक में ईरान प्रॉक्सी को ट्रेनिंग देना हो, मदद देना हो कुद्स फोर्स को, इसे तमाम इंटेल्स देना हो, हर एक जानकारी, हर एक मूवमेंट को ट्रेस करते हुए इसके द्वारा दी गई। 16 साल तक IRGC में विभिन्न पदों पर काम किया है, यानी कि पुराना अनुभव है, बेहतरीन अनुभव है और अब जब इन्हें कमान सौंप दी गई है तो अमेरिका इसी लिहाज से तिलमिला उठा है। 1900 आपको बता दें 89 और साथ ही साथ 1997 तक IRGC के ज्वाइंट स्टाफ के प्रमुख रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां पहले भी संभाल चुके हैं। अब क्योंकि ये लीडरशिप, ये कमांड इन्हें सौंप दी गई है तो कमांड कॉल का जो हब है वो बाकेर बन चुके हैं और सीधे तौर पर 1997 से 2005 तक डेप्यूटी कमांडर इन चीफ भी ये रह चुके हैं। यह हम इतिहास में आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ जिम्मेदारियां इनके कंधों पर सौंपी गई थी और IRGC को लीड करने में किस तरीके से अहम भूमिका बाकेर जोलकाद्र जो है वो निभा चुके हैं। 1997 से 2005 तक ही डिप्टी कमांडर इन चीफ रहे, लिहाजा आपको समझ आ रहा होगा कि कोशिश यहाँ पर किस तरीके से की जा रही है। अमेरिका अब क्या इसके जरिए अब और बिलबिलाएगा, क्या और कोशिश करेगा हमलों को लेकर के उसे और बढ़ाने का प्रयास करेगा या ईरान इसमें एज लेते हुए आगे बढ़ जाएगा। एक बड़ी खबर इस बीच में सामने आ रही है, अमेरिकी एयरफोर्स ने तेहरान पर बड़ा अटैक किया है। यूएस ने तेल आपूर्ति गोदाम को हमले से पूरी तरीके से उड़ा दिया है और आपको बता दें कि बड़े तेल गोदाम को विस्फोट में उड़ा दिया गया है। तस्वीरें सामने आ रही है और खास तौर पर आपको बता दें अमेरिकी एयरफोर्स ने तेहरान को टारगेट किया इस दफा और तेहरान को टारगेट करते हुए यहां पर आप देखिए एक ऐसे ठिकाने को, एक ऐसी जगह को, एक ऐसे सब स्टेशन को टारगेट किया है जहां से तेल आपूर्ति सुनिश्चित की जाती थी। अब तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये वही स्टेशन है, ये वही जगह है जहां से कहा जाता है तेल आपूर्ति का रास्ता बनता है और यूएस ने इसे टारगेट करते हुए धुआं धुआं कर दिया, पूरी तरीके से
उड़ा दिया है। आपको सिर्फ आसमान में उड़ता हुआ धुआं नजर आ रहा होगा, आग की चिंगारी नजर आ रही होगी और इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और अंधेरे के बीच धुआं और आग की चिंगारी नजर आ रही होगी। यानी कि विध्वंस यहां पर किस तरीके का लाया गया और सटीक तौर पर जो कहा जा रहा है, चाहे तेल को लेकर अमेरिका की नजर हो, डोनाल्ड ट्रंप की नजर हो या न्यूक्लियर ठिकाने को निशाना बनाना हो, इस वक्त यूएस हर वो तिगड़ी, हर वो पैमाइश, हर वो कहा जाए साम दाम दंड भेद लगाते हुए यूएस ये कोशिश कर रहा है ईरान की कमर टूट जाए, ईरान घुटने टेक दे। यूएस ने अब तेल आपूर्ति गोदाम को हमला करके ये स्पष्ट बता दिया है कि स्पष्ट रूप में इस विस्फोट में उड़ाया सिर्फ तेल गोदाम नहीं है, उड़ाई है नींद ईरान की, उड़ाई है चैन ईरान का, क्योंकि सीधे तौर पर तेल ही जो है वो रीढ़ साबित होती है ईरान की, वहीं से पूरी दुनिया को तेल मिलता है और तेल आपूर्ति के ठिकाने पर इस तरीके का हमला आगे किस तरीके का रेपरकशन लाता है, आपको दिखाएंगे एक खास रिपोर्ट के साथ। अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान तबाह हो रहा है। हजारों करोड़ों की संपत्ति मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। ईरान का कोना कोना अमेरिका और इजरायल के हमलों की गवाही दे रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आज से शुरू किया जाए तो भी ईरान के पुनर्निर्माण में अरबों डॉलर की राशि और कई साल का वक्त लगेगा। जंग में भले ईरान तबाह हो रहा हो, लेकिन इसी जंग में उसकी लॉटरी लग गई। मिडिल ईस्ट में भारी तबाही के बीच ईरान ने अपनी शर्तें लगा दी। उसने साफ कर दिया कि वो अपनी शर्तों पर ही बातचीत करेगा और इसकी प्रमुख शर्त है होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण। जंग रोकने के लिए ईरान की होर्मुज पर आधिकारिक नियंत्रण की शर्त, उसके लिए शायद किसी शानदार मौके से कम नहीं। ईरान जानता है कि ऐसा मौका उसे शायद ही दोबारा मिले, लिहाजा उसने होर्मुज पर आधिकारिक नियंत्रण की शर्त लगा दी। बताया जा रहा है कि अब ईरान की संसद में एक प्रस्ताव पेश किया जा सकता है जिसके जरिए ईरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूल सकेगा। इस बीच खबर है कि जंग के बीच जहां पूरी दुनिया में तेल की बढ़ती कीमतों ने ईरान को बड़ा मौका दिया है, ईरान अपना तेल रिकॉर्ड कीमतों पर बेच रहा है और तेल से हर दिन हजारों करोड़ों कमा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार जा चुकी हैं। उधर ईरान अपने तेल पर मिलने वाले डिस्काउंट को खत्म कर तकरीबन पूरी कीमत वसूल रहा है। खबरों की माने तो मार्च में ईरान अपने कच्चे तेल से हर दिन तकरीबन $139 मिलियन यानी 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा रहा है, जबकि फरवरी में आंकड़ा $115 मिलियन था। बताया जा रहा है कि पहले ईरान को अपना तेल बेचने के लिए $10 से ज्यादा का डिस्काउंट देना पड़ता था, लेकिन अब उसने ये डिस्काउंट घटाकर महज $2.10 कर दिया है। भारी बमबारी के बावजूद ईरान अब भी रोजाना तकरीबन 16 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, जो युद्ध से पहले के स्तर के लगभग बराबर है। अमेरिका और ईरान बातचीत तो करना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर, और शर्तें भी ऐसी हैं जो दूसरे पक्ष को मंजूर नहीं। और ये जो शर्तें रखी जा रही है, जिसके जरिए संदेश देने की कोशिश कि दोनों ही पक्ष जो है अपने अपने मंसूबों को कामयाब कराने के लिए अडिग है। एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है जिसमें किस तरीके से ये शर्तें रखी जा रही है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या इस पर मंजूरी बनेगी भी आगे आने वाले भविष्य में, इसको दर्शाती हुई एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की। देखिए, अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले जारी हैं। हमलों की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी देखकर दुनिया टेंशन में है कि कहीं यह युद्ध परमाणु युद्ध में न तब्दील हो जाए।
इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान समझौता चाहता है और ईरान के एक वरिष्ठ नेता के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि ईरान ने बातचीत की बात को नकार दिया है। माना जा रहा है कि ईरान अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश में है। ईरान के मिडिल ईस्ट और इजराइल पर भीषण हमले जारी हैं। तबाही की आग पूरे अरब जगत को जला रही है। माना जा रहा है कि बातचीत के पहले ईरान अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश में है ताकि वो अपनी शर्तों पर बातचीत को मोड़ सके। ईरान की मांग है कि वो परमाणु कार्यक्रम को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। हालांकि उसने साफ कर दिया है कि वो परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने अपने ऊपर लगे सभी प्रतिबंध हटाने की मांग की है। ईरान का होर्मुज पर नियंत्रण है, लिहाजा वो होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलना चाहता है ताकि उसके पास आय का एक पुख्ता स्रोत बन जाए। साथ ही ईरान ने जंग के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी मांगी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया में तेल और गैस का संकट लाकर ईरान ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। युद्ध के बीच ऐसा लग रहा है कि ईरान का पलड़ा भारी हो रहा है। शायद इसीलिए अमेरिका खुद ईरान से बातचीत की पहल कर रहा है। पर्दे के पीछे कुछ भी हो, लेकिन सामने तो यही नजर आ रहा है कि अमेरिका खुद ईरान से वार्ता की पहल कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने ईरान को शांति का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि उम्मीद नहीं है कि ईरान अमेरिका की सभी शर्तें मानेगा। इनमें परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना, भविष्य में परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा, प्रॉक्सी संगठनों को मदद बंद करना प्रमुख है। साफ है कि ईरान और अमेरिका अपनी अपनी शर्तों पर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन दोनों की शर्तें ऐसी हैं जो दूसरा पक्ष शायद ही स्वीकार करे। लेकिन दोनों ही पक्ष लचीला रुख अपनाने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये समझौता कैसे होगा, जंग कैसे रुकेगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूएस सेना भेजने को आतुर है और दूसरी तरफ ईरान घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं। अब आखिर कैसे होगा युद्ध विराम, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। ईरान की शर्तें क्या है, अब चलिए जल्दी से आपको डिटेल्स इसको लेकर दे देते हैं। खाड़ी में सभी अमेरिकी सैन्य बेस बंद हो, यानी कि जो भी ठिकाने हैं अमेरिका के, जो स्टेशंस हैं, उन्हें पूरी तरीके से लॉक लगाकर बंद कर दिया जाए। खाड़ी में सभी इस तरीके की गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। हमलों से हुए नुकसान का मुआवजा भी मिले। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लिया जाए, टैक्स लिया जाए और वसूलने का हक मिले। भविष्य में हमले ना हो इसकी गारंटी दी जाए। इजराइल के हिजबुल्लाह पर हमले बंद कर दिए जाए। हिजबुल्लाह जो संगठन जो कि साथ में ईरान के खड़ा है, उस पर आगे कोई हमला ना हो। सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाए और मिसाइल कार्यक्रम जो है उस पर किसी भी तरीके से रोक एक्सेप्टेड नहीं है। अमेरिका की शर्तें क्या हैं, अब जरा जल्दी से वो जान लीजिए। परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से खत्म हो, यानी कि न्यूक्लियर साइट्स बंद हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बंद हो, भविष्य में परमाणु हथियार नहीं बनाए जाए, ईरान ये कोशिश भी ना करे और यूरेनियम संवर्धन आगे ना हो, पूरी तरीके से इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया जाए। परमाणु ठिकानों की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत को इजाजत दी जाए, वहां पर पहुंचकर वहां पर रिसर्च करने की, और प्रॉक्सी गुटों को मदद करना बंद करना होगा। मिसाइल कार्यक्रम की सीमा तय हो, हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से खुला रहे, उसे भी पूरी तरीके से आजादी मिले, वहां पर लोग आवाजाही कर सके, अपने जहाजों को वहां से ले जा सके, और खास तौर पर ये पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर हो। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तरी इराक में ईरान का ड्रोन हमला जारी है। आपको बता दें, इरबिल शहर के पास कई जगहों पर ड्रोन गिराने की खबर सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि इराक के आसमान में ईरानी मिसाइलें देखी गई हैं और इसके बाद लोग दहशत में बताए जा रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल है और ये तस्वीर आपको बता रहे हैं जहां इरबिल में ये मिसाइलें जब देखी, इसके बाद लोगों में खौफ नजर आया। इरबिल शहर के पास कई जगहों पर ड्रोन देखे गए और ड्रोन गिरने की खबर जब सामने आई तो लोगों के बीच दहशत और अफरा तफरी मच गई।
खास तौर पर आपको बता दें उत्तरी इराक का एरिया, ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ आम नागरिक भी रहते हैं और इरबिल शहर के पास कई जगहों पर ये ड्रोन गिरने की खबर सामने आती है, तस्वीरें बाकायदे सामने आती हैं। और इराक के आसमान में जब ये मिसाइलें देखी गई, इसके बाद लोग डरे सहमे नजर आए। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल था और लोग ये सवाल कर रहे थे कि आखिर इसका आगे खामियाजा क्या होगा। अमेरिका के लिए ईरान पर जीत हासिल करना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान की जमीन पर अमेरिका के जेब ढीली हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खतरा अमेरिका की धरती पर भी है। कैसे, आइए आपको बता दें। आग की ये ऊंची ऊंची लपटें अमेरिका के टेक्सास से आई। ये हादसा है या अमेरिका का सुरक्षित होने का गिरोह जल रहा है, ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा। अमेरिका के टेक्सास में एक तेल रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया। बताया गया कि वेलेरो एनर्जी की रिफाइनरी से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखाई। वेलेरो एनर्जी में प्रतिदिन 4,35,000 बैरल तेल प्रोसेस करने की क्षमता है और ये अमेरिका के सबसे बड़े तेल प्रोसेसिंग यूनिट्स में से एक है। आग लगने के बाद इसे आपातकालीन लॉकडाउन के तहत बंद कर दिया गया। हादसे की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। युद्ध के चलते अमेरिका में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भारी उछाल आया है। ऐसे में तेल रिफाइनरी में हादसा अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। 2 दिन पहले ही अमेरिका के न्यूयॉर्क में लागार्डिया एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा हो गया, जहां रनवे पर एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान एक ट्रक से टकरा गया। इस हादसे में विमान में सवार 100 से अधिक यात्रियों के घायल होने की भी खबर है, जबकि खबरों के मुताबिक हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान के पायलट और ट्रक के ड्राइवर दोनों ही को रुकने के निर्देश दिए थे, लेकिन यह हादसा हो ही गया। इस हादसे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि विमान में कुछ यहूदी यात्री भी सवार थे। कुछ दिन पहले भी अमेरिका के वॉशिंगटन में सबसे सुरक्षित इलाके में एक संदिग्ध ड्रोन की घुसपैठ हुई। इस इलाके में अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का आवास है। ऐसे में इस इलाके में ड्रोन की घुसपैठ बड़े सवाल खड़े करती है। इन घटनाओं की टाइमिंग ऐसी है कि इन्हें युद्ध से जोड़कर देखा जाना स्वाभाविक है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी और स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो अमेरिका से भले ही ईरान से जंग की पुख्ता तैयारी कर ले, लेकिन अगर वो अंदर से असुरक्षित हो गया तो यकीनन उसकी सभी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लान अमेरिका ने तैयार किया हो, प्लान ईरान ने भी तैयार किया है। ईरान के वो 7 वॉर प्लान क्या है वो आपको जल्दी से बता देते हैं। संकट में बताया जा रहा है इन प्लान के बाद अमेरिका के प्राण नजर आ रहे हैं। पहला प्लान, ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर से अमेरिका को घेरने की रणनीति बनाई है और खास तौर पर ये एसिमेट्रिक वॉर की जो नीति है, इसमें गोरिल्ला वॉर जो है वो सबसे ज्यादा प्रमुख बिंदु रहता है। सीधे युद्ध में नहीं बल्कि प्रॉक्सीज और छिपे हमलों पर फोकस करना। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी तमाम स्टेशंस को उड़ाया जा रहा है और मिलिट्री ऑपरेशन जहां से अलग अलग देशों में जो प्रॉक्सी कंट्रीज है उनको इस्तेमाल करते हुए जो अमेरिका हमले कर रहा है उन्हें नेस्तनाबूद किया जा रहा है। अमेरिका के अंदर स्लीपर सेल एक्टिव होने का खतरा जताया जा रहा है और खास तौर पर आपको बता दें इसके अलावा ड्रोन और कोडेड मैसेज के जरिए हमलों की आशंका जो है वो बढ़ गई है। ये चौथा सबसे घातक प्लान ईरान का तैयार है, जिसमें कहा जा रहा है ड्रोन्स का इस्तेमाल हो, कोडेड मैसेजेस का इस्तेमाल हो, जिसको डिकोड करना अमेरिका के लिए मुश्किल भरा हो सकता है और खास तौर पर संकट में अमेरिका के प्राण इसलिए भी बताए जा रहे हैं। अब जल्दी से 5वां वो वॉर प्लान आपको बता देते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर वैश्विक तेल सप्लाई को ठप करना, उसे बड़ा झटका देने की प्लानिंग की जा रही है। यानी कोशिश की जा रही है पूरी दुनिया को इसका दंश झेलना पड़े
और ये प्रेशर टैक्टिक्स बताई जा रही है जिसके जरिए अमेरिका को रोकने का प्लान एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के जरिए किया जाए। तेल की कीमत $200 पर बैरल तक पहुंचाने की खुली धमकी दी गई और साथ ही आपको बता दें इसमें 7वां और आखिरी सबसे घातक प्लान ये कि लंबी लड़ाई में अमेरिका को आर्थिक राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो, यानी कि प्रयास यहां पर बदस्तूर जारी है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ईरान भी लगातार इस जंग में दो चार हो रहा है और दो चार होते हुए भी ईरान अभी जंग में डटा हुआ है। ईरान लगातार तब्दीलियां कर रहा है और इस वॉरफेयर में, इस जंगी बेड़े में, इस संघर्ष में अमेरिका को उलझाए रखने की कोशिश लगातार बनी हुई है। खास तौर पर यह प्रयास इसलिए भी किए जा रहे हैं ताकि अमेरिका थक जाए और अमेरिका घुटने टेक दे, हार मान ले और हार कर भी ईरान जीत जाए। इस खास कार्यक्रम विस्फोट में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए इंडिया डेली। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।